in a metal rod. मेटल रॉड में कंडक्शन, ठीक है। तो उसके लिए हमने समझाया है कि जैसे ये मेटल रॉड है, ले लिया हमने, इसको हीट करना शुरू करें तो अगर आप इसको हीट देते हैं, क्यों क्या दे रहे हैं, हीट, तो मान लीजिए कुछ पार्ट से क्या होगा, ऐसा ये पार्ट है इसका, तो कुछ हीट इधर चली जाएगी, इसका नाम है हीट Q2, कुछ इसमें रह जाएगी Q1 और इधर जाएगी Q3, क्योंकि रेडिएशन हर टेम्परेचर पे होता है। जो इसकी कट सरफेस है वहां से भी कुछ हीट बाहर निकल जाएगी, ऐसे Q हीट दी थी, Q1 इसमें रह गई, Q2 इधर चली गई, Q3 आगे पास हो गई। लिखा है इसमें सेक Q हीट, तो Q1 द हीट एब्जॉर्ब बाय द क्रॉस सेक्शन, Q1 हीट एब्जॉर्ब by the cross section and Q2 heat, another part say Q2 is the atmosphere by convection and radiation from the sides of the cross section. Q2 heat goes to the surrounding medium, surrounding medium का मतलब है जो उसको घेरे हुए उसमें चली जाएगी, बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू। हीट के तीन मेथड है ट्रांसफर करने के, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो कंडक्शन तो चल ही रहा है, कंडक्ट हो रही है, कंडक्ट के लिए किसी मेटल की जरूरत पड़ती है। जो कन्वेक्शन होता है वो सराउंडिंग मीडियम में होता है, रेडिएशन भी सराउंडिंग मीडियम में होता है अपने आप। जैसे यहाँ से कन्वेक्शन के थ्रू हीट जा रही है, Q2 हीट गोज टू द सराउंडिंग मीडियम बाय द कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू मीडियम में चली जाती है, एंड Q3 हीट passes to the next cross section, and Q3 heat transfer to other cross section by conduction, कंडक्शन के थ्रू दूसरे मीडियम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो एक हीट तीन तरह के मेथड है, तीनों लगते हैं इसमें। हीट ट्रांसफर तीन तरह से हो सकती है, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन, बाय रेडिएशन। तो देखिए कन्वेक्शन, इधर कन्वेक्शन हो रहा है और इधर रेडिएशन भी हो रहा है, और इधर कंडक्शन चल रहा है। इधर क्या है, बाय द कंडक्शन के थ्रू। तो जो टेम्परेचर इसका हो वो ना इसके आने वाले क्रॉस सेक्शन का हो। धीरे धीरे जितनी हीट आपने दी थी वो तीन काम करती है, तो कुछ पार्ट मीडियम में चला जाता है बाय द कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और कुछ ही पार्ट उसका आगे की ओर बढ़ता है। जो काम क्या करता है, जो जब उसमें रह जाती है तो वो उसके टेम्परेचर को राइज करता है, टेम्परेचर राइज करने का काम करता है, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाता रहता है। ये मान लीजिए 40 डिग्री है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर 40 नहीं मिलेगा,
उससे कम मिलेगा। क्यों मिलता है कम? क्योंकि सम पार्ट ऑफ द हीट by the convection and radiation या caught by the cross surface of the rod move toward the surrounding medium में चली जाती है, ठीक है। तो this heat do not rise the same temperature as from this coming, जिस टेम्परेचर से आ रही है वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाती। लेकिन रॉड की this state of the rod in which the temperature of each cross section of the rod is increasing with time is called variable state. Variable state ये निशान लिखना है, ये रब करके समझ में आ गया। The state of rod in which the temperature of each cross section of the rod is increasing with time is called variable स्टेट कहलाती है। वो लगातार बदल रही है। देखिए हीट जा रही है, हीट बाहर भी जा रही है, तो टेम्परेचर धीरे धीरे जितनी हीट आगे जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये लिखा द स्टेट ऑफ रॉड इन विच द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन, ये कहाँ से बना, हर एक क्रॉस सेक्शन से बना, ये ऐसे हर एक क्रॉस सेक्शन का। अब जब आगे जाएगी तो ये जो Q3 हीट है ये फर्दर वहाँ पर यही होगा कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो हीट बाहर चली जाएगी, फिर उससे थोड़ा हीट आगे जाएगी तो टेम्परेचर इनका धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हीट ही नहीं पहुँच रही है उतनी तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो टेम्परेचर राइज कर रहा, पहले से बढ़ रहा, लेकिन पहले से बढ़ रहा, लगातार हीट जा रही, टेम्परेचर लिखा है द स्टेट ऑफ रॉड इन विच द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इंक्रीजिंग, बढ़ रहा विद टाइम, समय के साथ टाइम लगेगा, इस कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। इसको ही वेरिएबल माने बदलती हुई स्टेट, बदलती व्यवस्था कहलाती है। बात समझ में आई? वेरिएबल स्टेट के बारे में समझ आ गया। इसके बाद कह रहे हैं अब इधर आफ्टर सम टाइम हाउएवर स्टेट इज रीच्ड विद द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम कांस्टेंट, इन दिस स्टेट नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रॉड। कुछ समय के बाद ये जो क्रॉस सेक्शन है अभी तो बढ़ रहा है, कोई भी टेम्परेचर Q1 अपने पास नहीं रखेगा, सारी हीट आगे ट्रांसफर कर देगा, वो इसकी स्टडी स्टेट है। क्योंकि जब वो हीट अपने पास रखता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो अब एक स्टेट ऐसी आती है आफ्टर सम टाइम Q1 विल बी जीरो, Q1 क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी अपने पास जितनी हीट रेडिएट होनी तो रेडिएट हो जाए, आगे जानी तो आगे चली जाए, लेकिन वो अपने पास कोई टेम्परेचर हीट नहीं रखेगा जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। दिस स्टेट ऑफ द रॉड इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट, वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। उसके बारे में भी द स्टेट ऑफ रॉड इन द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन, द स्टेट ऑफ रॉड अभी स्टेट ऑफ रॉड in which the temperature
the temperature of each section of each cross section in which the temperature of each cross section of the rod become constant of the rod. The extent of rod in which the temperature of each cross section becomes constant. इसके बगल में लिख लो Q1 इक्वल टू 0, यानी वो अपने अंदर कोई भी हीट नहीं लेगी। Q1 इक्वल टू 0 is called the steady state, is called the steady state, स्थायी अवस्था। यानी अस्थायी अवस्था, अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जो हीट आप देंगे वो आगे चली जाएगी या रेडिएट हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ेगा। वो स्टेट स्थायी अवस्था कहलाती है, स्टेडी स्टेट। ठीक है, यही बात है। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ गिरफ कर दे, समझ आया ना? काम में लिखेंगे आप, कोई दिक्कत? वीडियो भी आपके पास भेजेंगे काफी। समझ में ना आया हो तो बता दो, बोलो। हाँ ना आया बता दो। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए अगर ऐसा हो, अब इन्होंने इसमें इस फेस को ऐसा दिखाया और इधर से ये ऐसा दिखाया। ठीक है, जैसे किताब है, एक फेस से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, Q1 हीट है, Q1 हीट जा रही है, Q हीट, Q इसका टेम्परेचर θ1 है और इसका टेम्परेचर θ2। हीट इधर से जा रही है, Q हीट जा रही है और उधर भी Q हीट निकल रही है एट द स्टेडी स्टेट। उधर भी Q हीट निकल रही है। ये कौन सी स्टेट कर रहा है? जितनी हीट दी जा रही है उतनी बाहर निकल रही है और इधर इधर से रेडिएशन नहीं निकल रहा है, ऐसा मान लीजिए। लेट अस कंसीडर पैरेलल फेस स्लैब whose क्रॉस सेक्शन एरिया A और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा? एरिया ए और इसकी लंबाई एल है। इसकी लंबाई कितनी है? दोनों की लंबाई एल। अंडर द स्टेडी स्टेट, अंडर द स्टेडी स्टेट माने टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, जितना बढ़ना था बढ़ चुका, अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। अंडर द स्टेडी स्टेट गिवन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गिवन हीट जो है वो एरिया ज़्यादा होगी तो आपको हीट ज़्यादा मिलेगी, एरिया कम होगा तो आपको हीट कम मिलेगी। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और Q1 से हीट जा रही है
और किसी क्रॉस सेक्शन से पास नहीं हो, उसको लेमिनेट कर दिया है, ठीक है, वहाँ से हीट नहीं जाती, इधर से जाएगी उधर से निकल जाएगी, ये दूसरा, एक पहला पॉइंट है Q is directly proportional to, दूसरा पॉइंट है Q is directly proportional to θ1 माइनस θ2, यानी इनका टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर θ1 इज ग्रेटर देन θ2, क्योंकि जिधर से हीट हम देते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है और जिधर हीट जाती है उधर लोअर टेम्परेचर पे होता है। हीट ऑलवेज गोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अभी आपको समझाया भी था जिधर से हीट जाती है वो हाई टेम्परेचर पे, तो θ1 माइनस θ2 इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तीसरा है Q इज इक्वल टू टाइम, टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा पॉइंट है गिवन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितनी देर तक देते हैं, आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, जितनी देर तक आप देंगे उतना ज़्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी। कोई चीज़ आप गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए 1 घंटा कोई बच्चा गर्म करता है, कोई 2 घंटे करे, कोई 15 मिनट करे, तो उसको हीट कम देनी पड़ेगी। तो जितनी देर तक आप देंगे उसके टाइम पर टाइम के प्रोपोर्शनल, ये टाइम है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्लैब, अगर स्लैब बड़ी होगी, स्लैब एल, हीट कम होगी तो क्या हो जाएगा, हीट कम होगी। तो चौथा पॉइंट है 1/n लेंथ ऑफ स्लैब, ठीक है। चौथा पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ स्लैब, लेंथ ऑफ स्लैब इसको लिख देते हैं, ये है लेंथ ऑफ स्लैब, एल है लेंथ ऑफ स्लैब, जो स्लैब आप यूज कर रहे हैं उसके लेंथ के इनवर्सली। अब इन चारों को एक फार्मूला बना दिया गया, इन चारों को मिलकर एक फार्मूला बनाया गया, QA θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन N। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा KA θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन N। तो उन्होंने कहा कि अगर क्वांटिटी हम A को 1 ले ले, θ1 ले ले, अगर इसको भी हम 1 ले ले, θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 1, और A को भी हम ले ले 1 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, और टाइम क्या ले ले, ये भी 1 आवर्स ले ले, 1 सेकंड ले ले सेकंड में, और लेंथ भी क्या ले ले 1 मीटर ले ले, और 1 मीटर स्क्वायर, यानी ऐसा क्यूब ले जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो, तो क्यूब में तीनों इक्वल होते हैं, ये दोनों कन्वर्ट हो गए, टी भी 1 सेकंड के लिए लिया और टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 डिग्री का रखा, तो ये सब 1 हो जाएंगे, तो Q इक्वल टू क्या कहलाएगा, K के बराबर। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन हीट, जो हीट दी जा रही है उसके बराबर, जबकि ये तीनों क्या हो, ठीक है। इस तरह डिफिनेशन आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K of a material is defined as the amount of heat that flows in the time during time through the unit area of the material and perpendicular to the flow under the unit temperature gradient when the steady state has been reached। तब इसमें एक कंडीशन है, स्टेडी स्टेट आ गई है, तब स्टेडी स्टेट
जो टेम्परेचर आना था वो आज का टेम्परेचर बढ़ना घटना नहीं है। और समझ, तब जितनी हीट जा रही है वही थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। समझ गए बात? नहीं समझ आया? यहाँ तक आपको कर दिया हमने, बाकी आगे आपको कल बताएंगे।